हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार क्यों ना हम इस बात की कोशिश करें कि जो भी एग्जाम में तथ्य आते हैं जीएस से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से हो, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से या कंप्यूटर से या अदर किसी भी सब्जेक्ट से, वो टॉपिक हमारे एग्जामों में सबसे ज्यादा पढ़े हुए आए। और अमूमन जहां से हम कोशिश करें पढ़ने की, वहीं से हमें एग्जामों में मिल जाए। और इस बात को आप रियलाइज भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, जिन भी तथ्यों पर हम लोग बात कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आपकी जो तथ्य होते हैं एग्जाम में, वो सबसे ज्यादा मालूम किए जाते हैं। समय समय पर हम सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बातें कर रहे हैं, और जो भी न्यूज पर डे की आती है उससे रिलेटेड हम खबरों पर लगातार बने हुए हैं और लगातार बात करें। और कोशिश मैं आप लोगों को बस इसी बात की कर रहा हूँ, और कृपया करके सभी इसी तथ्य पर आपकी रोके रहे कि जो भी न्यूज में हाल फिलहाल में चर्चा में होता है, उस न्यूज का हमारे किस सब्जेक्ट से हो सकता है, उसी से रिलेटेड तथ्य आप पढ़े जीएस में जाकर। क्योंकि देखो, सिलेबस कभी किसी भी चीज का कंप्लीट नहीं होता है। सिलेबस आप याद रखें, मैं इस बात को गारंटी दे सकता हूँ लिखकर कि जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, नौकरी लग जाती है, सिलेबस तभी कंप्लीट हो जाएगा, वरना आप जब तक पढ़ते रहेंगे सिलेबस आपकी चलता रहेगा। तो ये कुछ नहीं होता है, ये सब ड्रामेबाजी होती है। जितना भी लोग बाग बहकाने वाले होते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं 1 महीने में या 2 महीने में, सिलेबस कुछ नहीं होता। तो कृपया करके आप वहीं से पढ़ें जहां से हम बात कर रहे हैं। जैसा कि कल आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि हमारे भारत में अभी अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चर्चा में था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया 10 दिसंबर को। और उसका रीजन होता है क्योंकि 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को हमारे विश्व की सबसे बड़ी संस्था यूएनओ के द्वारा मानव के अधिकारों के लिए सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, सार्वभौमिक अनाउंसमेंट किया गया था। तो कृपया करके आप हम लोगों ने चर्चा करी कि पूरे का पूरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चर्चा में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो हमारे भारतीय संविधान का एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड हमने टोटल डिटेल में बात करी है। और यूएनएचआरसी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्था होती है, उससे रिलेटेड भी हमने तथ्यों पर बात करी। तो कृपया करके आप ऐसे करें। मैं एक तथ्य और जोड़ देता हूं आप लोगों से कि जैसे आप लोगों ने इस बात की कोशिश करी थी कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस अगर चर्चा में था, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हमने पढ़ा। तो आप ऐसा करें, अब अपने टॉपिक में एक सिलेबस और ऐड कर लें, और आप लोग आपकी थोड़ा सा कोशिश करें कि आप मौलिक अधिकारों को एक बार पढ़ लें। क्योंकि मानव के अधिकार जो है भारतीय संविधान में, उनको दिलाने का काम, उनकी संरक्षण करने का काम, उनकी निगरानी रखने का काम जो होता है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनली में अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। लेकिन मानव को भारत में जीने के लिए जो अधिकार मिलते हैं उनको मौलिक अधिकार बोल दिया जाता है। तो आप उस टॉपिक अगर चर्चा में है, तो आप फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को भी एक बार आप ध्यान से पढ़ें, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उनका ब्यौरा किया गया है। अमेरिका के संविधान से लिए गए, आपको इतना पता होगा। तो उस टॉपिक के बहाने आप मौलिक अधिकार पढ़ लें। और मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि बार बार आप कोई सा भी एग्जाम खा के देखें, हर एग्जाम में मौलिक अधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे गए। जैसे हम बात कर रहे थे पिछले टॉपिक में कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी जो है, इस संस्था के ऊपर पूरी बात करी हमने कि 12 अक्टूबर 1993 में स्थापना हुई। एक बात और आप याद रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। ये वाला जो संस्था है, ये हमारे भारत में गृह मंत्रालय जो होता है ना, होम मिनिस्ट्री, इसके अधीन काम करने वाली संस्था है। ये भी आप लोग एक बार ध्यान से आपकी हमारी मेमोराइज कर लें। इसके अधीन काम करने वाली संस्था है जो भारत की होम मिनिस्ट्री होती है। तो ये भी पूछा गया था अभी आपके एग्जाम में पहले। अब जैसे वो टॉपिक चर्चा में था, तो आपको मौलिक अधिकार पढ़ने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमने पढ़ लिया है, मौलिक अधिकार आप देख लें। एक क्लास हम इस पर बना के डाल भी देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी पर हम अपलोड भी कर देंगे। लेकिन आप फिर भी कोशिश करें कि आपको मौलिक अधिकार पढ़ने चाहिए, है ना। अब जैसे करके आज के टॉपिक पर आते हैं, और आज हम बात करते हैं, कल हमने एक बड़े अच्छे मुद्दे पर बात करी और आपने उसको मेमोराइज भी किया होगा, पढ़ा भी होगा और लिखा करें भी। कोशिश करें कि दूसरे लोगों तक भी इस बात की जानकारी पहुंचाएं कि जहां से भी न्यूज हाल फिलहाल में चर्चा में, वहीं से रिलेटेड हम तथ्यों पर बात करें। और उसी से जीएस बन जाती है, उसी से किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड होकर जीएस आपकी क्रिएट हो जाती है, बन जाती है।
देखो, एक छोटा-सा आपकी हमारी कुछ खबरें हैं और मैं उन खबरों को आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो उन खबरों पर आप ध्यान से सुनिए। देखो, अभी हाल-फिलहाल में मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में चर्चा आपकी हमारी हम बात करेंगे, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो हाल-फिलहाल में आपकी चर्चा में, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी आप एग्जाम देख रहे होंगे या प्रीवियस एग्जाम देखे होंगे, तो उनमें सब में कोई ना कोई एक आपकी पर्सनालिटी, कोई ना कोई एक व्यक्तित्व जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उससे रिलेटेड तथ्य जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और आप कोशिश करें कि ज्यादातर लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुंचाएं, और लाइक भी करें, शेयर भी करें अगर आपको पसंद आ रहा है, और सब्सक्राइब करने की कोशिश भी करें इसको, है। अब एक सबसे बड़ा नाम मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। आपको पता ही होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, इनका देहांत हुआ 10 अक्टूबर 2022 ईस्वी को इनका देहांत हुआ। लगभग 83 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हुआ है, क्योंकि इनका जन्म जो है वो 1930 ईस्वी के आसपास आपकी 1930 सॉरी 1900 आप ऐसे करें, आपकी हमारी एक बार मैं अभी बताऊंगा इनका जन्म भी। इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के आपकी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और इनका जो देहांत है वो अभी अभी आपकी हमारी हुआ, और इनका देहांत हुआ है 2022 ईस्वी में। इनके अगर हम जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म जो हुआ है, देखो 1939 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, तो लगभग 83 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हुआ। 1939 में इनका जन्म जन्म आपको पता ही होगा कि सिफई में हुआ है। सिफई जो उत्तर प्रदेश में आपकी पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ। अब देखो, जैसे इनके बारे में चर्चा है, मुलायम सिंह यादव साहब का देहांत हुआ, गुरुग्राम का एक हॉस्पिटल था वहां पर इनका देहांत हुआ, एक्सपायर हुए। तो अब मुलायम सिंह यादव साहब के जीवन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो आपके एग्जामों में आ सकते हैं, उन पर आप टोटल डिटेल में बात करें। देखो, ऐसा है, आप लोगों को मैं अब थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपके बताने की, ध्यान से सुनना। देखो, इनका जन्म 1939 में हुआ, अभी इनकी डेथ आपकी 2022 ईस्वी में हुई है। इनके बारे में अगर हम बात करें, जो महत्वपूर्ण तथ्य वो मैं केवल बता देता हूँ आपको, है ना। इन्होंने राजनीति की जब शुरुआत करी थी, राजनीति, है ना, तो राजनीति की शुरुआत इन्होंने करने के दौरान कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े। जैसे अगर हम बात करें तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये आप लोग लिख लें क्योंकि ये पूछे गए हैं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे हैं, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में भी काम करा। बाद में अगर हम इन्हें देखते हैं तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ साथ इन्होंने अपनी हमारे भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन सबसे प्रमुख जो राजनीतिक पार्टी है आपकी हमारी, वो कौन सी रही है? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ही रही है, जिसमें इन्होंने काम करा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1992 ईस्वी में इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी, जिसका नाम रखा गया था समाजवादी पार्टी। ये वाला आप इसे जरूर लिख लें। तो समाजवादी पार्टी के जो सदस्य के तौर पर आपकी इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, वो 1992 ईस्वी में करी। तो समाजवादी पार्टी जो भारत में एक राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा है, किस दिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि राज्य स्तर की पार्टी होती क्या है। समाजवादी पार्टी आपकी हमारी, इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में करी, और 1992 ईस्वी से लगातार 2017 ईस्वी में जनवरी तक ये समाजवादी पार्टी एसपी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपकी कौन रहे हैं? वो मुलायम सिंह यादव साहब रहे हैं 1992 ईस्वी से 2017 ईस्वी तक। अब देखो, इनके अगर राजनीतिक करियर के, तो शुरुआत अपनी सोशलिस्टिक आपकी हमारी पार्टी से इन्होंने एक राजनीति के रूप में करी। 1992 ईस्वी में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जो आज भी है, और इनके बेटे अखिलेश यादव साहब इसमें में इस पार्टी के अध्यक्ष है। अब थोड़ा सा मुझे ध्यान से सुने इनके बारे में तथ्य जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर इनके बारे में अगर हम बात करें ना, तो मुलायम सिंह यादव साहब जो है, मुलायम सिंह यादव जी, है ना, इनके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ तथ्य महत्वपूर्ण लिखे हैं। 10 बार जो है वो उत्तर प्रदेश से विधानसभा के सदस्य रहे हैं। किस दिन में विधानसभा आजकल चर्चा में है, पूरी डिटेल में विधानसभा आप लोगों को पढ़ाने जाने वाला है, ये ना इसी क्लास में हम डाल देंगे। और ये 7 बार अगर हम इनकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सांसद रहे,
लोकसभा के सांसद, ये बड़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। एमपी यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस दिन हम पूरी लोकसभा, राज्यसभा, सांसद वगैरह आपकी हमारी, और विधानसभा, विधानमंडल और विधान परिषद पर डिटेल में बात कर लेंगे। लेकिन आप अब ध्यान रखना 10 बार आपकी हमारी रहे, यहाँ की कुल मिलाकर कितनी बार ये लोकसभा के सांसद रहे हैं? 7 बार। अब लिखना ये, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। इन निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका है? तो ये उत्तर प्रदेश के 3 बार आपकी हमारी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अब आप लिख लें, मैं इनका टर्म्स लिखवा देता हूं एज ए चीफ मिनिस्टर। ये उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के रूप में, तो इन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ जो ली थी वो ली है आपकी 1989, 1989 से 1991, 1989 से 1991 तक, ईस्वी तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पहली बार। उसके बाद उत्तर प्रदेश के दूसरी बार जो आपकी हमारी ये मुख्यमंत्री बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो रहे हैं 1993 से 1995, 1995 ईस्वी तक। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तीसरी बार जो ये मुख्यमंत्री रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो रहे हैं 2003 से 2007, 2003 से 2007 तक। तो ये जरूर लिखें, 7 बार लोकसभा के सांसद रहे, 10 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने 1992 ईस्वी में करी है। 1989 से 1991 तक फर्स्ट टाइम आपकी चीफ मिनिस्टर, 1993 से 1995 तक, 2003 से 2005 7 तक आपकी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अभी देहांत हुआ 1939 में, 1939 ईस्वी में जन्म हुआ। सेफई उत्तर प्रदेश में 10 अक्टूबर, गुरुग्राम, गुड़गांव जो हरियाणा में पड़ता है, वहां पर इनका देहांत हुआ। लगभग 83 ईयर्स ओल्ड, 83 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हुआ। और आपको सब लोगों को आपकी हमारी जानकारी होगी, और नहीं है तो मैं बता देता हूं, इनको महत्वपूर्ण नेताजी के नाम से भी इनको जाना जाता था। यानी इनको एक टैग दिया गया था, जो हर एक व्यक्ति के साथ कोई ना कोई एक टैग होता है जो मशहूर करता है उस नाम से उसको, तो इनको एक टैग दिया गया, और इनको नेताजी के नाम से आपकी अमूमन लोग बाग पुकारते थे, इनको जानते थे, है ना। अब ये इनके बारे में पूरी डिटेल हो गई। अब जैसे हम लोगों ने आपकी समाजवादी पार्टी की चर्चा करी है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने 1992 ईस्वी में करी, और 1992 ईस्वी से, इसको आप लिख लें, इनके जो की टर्म्स रहे हैं। अगर इनके बारे में एक और तथ्य के बारे में बात करें तो एक तथ्य और लिख लें आपकी, वो बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, और वो है आपकी हमारी कि 1996 ईस्वी से 1998, 1996 टू 1998, उस समय एच डी देवगौड़ा उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे। ये भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, इनकी गवर्नमेंट थी। तो इनकी गवर्नमेंट में 1996 से 1998 ईस्वी तक ये जो मुलायम सिंह यादव साहब रहे हैं, मुलायम सिंह यादव साहब रहे हैं, ये हमारे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये बड़ा डिफेंस मिनिस्टर है, है ना, डिफेंस मिनिस्टर जो रह चुके हैं ना, रक्षा मंत्री, वो भी रह चुके हैं भारत के। तो इसका मतलब केंद्रीय मंत्री के रूप में, जो यूनियन मिनिस्टर जिनको इंग्लिश में बोला जाता है ना, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य करा है आपके 1996 से 1998, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा थे। तो आप देखो, जैसे रक्षा मंत्री की चर्चा होती है, तो जैसे बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे भारत में अगर हम बात करें तो सबसे पहले रक्षा मंत्री जो रहे हैं, सबसे पहले रक्षा मंत्री वो बलदेव सिंह रहे हैं। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, मेमोराइज करें इसको, है ना। अगर महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में पहली, हमारे भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने वाली जो पहली व्यक्ति थी वो इंदिरा गांधी जी रही हैं। स्वयं उस समय प्रधानमंत्री भी थी और रक्षा मंत्री भी रही हैं। और उसके बाद दूसरी महिला आपकी हमारी रक्षा मंत्री का पद संभालने वाली आपकी निर्मला सीतारमण रही है। आपको नाम याद ही होगा, निर्मला सीतारमण, आजकल इनकी बहुत ज्यादा चर्चा है। ये इस समय भारत की आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है। और वर्तमान समय में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम आप शायद जानते ही होंगे, आपके राजनाथ सिंह हैं। ये वर्तमान समय में भारत के डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है। तो जो भी चर्चा में आया करें ना, तो डिटेल आप याद रखा करो। तो ये रक्षा मंत्री भी रहे, 3 बार आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 7 बार लोकसभा सांसद, 10 बार विधानसभा के सदस्य। अभी अभी देहांत हुआ है इनका 10 अक्टूबर 2002 में, 2022 ईस्वी में। अब देखो, जैसे इनके करियर की तो ये बात हो गई, तो इन्होंने अपने ये है, अब इनकी जैसे चर्चा हो रही है ना, तो आप लोगों को
कुछ और भी तथ्य जो महत्वपूर्ण होते हैं ना, वो भी आप लोगों को आपके हमारी ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे अभी हमने बात करी थी, मैं दो तीन बातें जल्दी से मैं बता देता हूँ। जैसे अभी हमने बात करी कि इन्होंने, मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 ईस्वी में करी है, 1992 में। तो अब 1992 ईस्वी से लगातार और 2017 ईस्वी तक, जनवरी तक, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, है ना। नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे हैं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। अपनी समाजवादी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल रखा गया, सभी जानते हैं। तो अब थोड़ा सा मुझे लिख लो आपकी यहाँ पर ध्यान से सुन के। जनवरी 2017 ईस्वी में एक आपात बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी, एसपी जिसको बोल दिया जाता है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने थे ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो मुलायम सिंह साहब के बेटे जो थे ना, श्री अखिलेश यादव साहब, आपके इनको नियुक्त किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अखिलेश यादव साहब जो आपकी पहली बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो जनवरी 2017 में। लेकिन वो पूर्णकालिक बैठक नहीं थी समाजवादी पार्टी की, वो अल्पकालीन बैठक, आपातकालीन बैठक बुलाई गई, और इसमें आपकी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अखिलेश यादव साहब को। उसके बाद आप लिखें अक्टूबर 2017 ईस्वी में पूर्ण अधिवेशन में समाजवादी पार्टी जो है आपकी, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, वो किसको नियुक्त किया गया था? राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था अखिलेश यादव साहब को। ये है आपकी, है ना, अखिलेश यादव जी, इन्हें नियुक्त किया गया था। और इसमें थोड़ा बहुत आपकी हमारी चेंज ये किया गया, समाजवादी पार्टी आपकी, है ना, जो समाजवादी पार्टी, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पहली बार पूर्ण अधिवेशन में इनको अध्यक्ष अक्टूबर में, लेकिन आपातकालीन में 2017 में। और इसमें इन्होंने क्या करा था? समाजवादी पार्टी का जो संविधान होता है, हर एक आपकी संस्था और पार्टी का संविधान अलग होता है, इसमें संशोधन किया गया। और इसमें संशोधन करने के बाद आपकी अध्यक्ष का कार्यकाल जो है, अध्यक्ष का, इस कार्यकाल को बढ़ाकर जो है ना, कार्यकाल को बढ़ाकर आपकी 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। तो इसका मतलब अब समाजवादी पार्टी का कार्यकाल जो होता है, वो कितना नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त कर दिया, वो बढ़ा दिया गया था आपकी 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 5 वर्ष कर दिया गया था। तो पहली बार यहाँ बने, उसके बाद आपकी हमारी दूसरी बार यहाँ बने अक्टूबर 2017 ईस्वी में, और कार्यकाल इन्होंने 3 वर्ष के स्थान पर अध्यक्ष का कितना कर दिया? 5 वर्ष। तो इसका मतलब 5 वर्ष कार्यकाल अब पूरा हुआ। अब इनके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो अब लिख लें आपकी हमारी जल्दी, क्योंकि इनका जिक्र चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता ही देते हैं। अब देखो, आप ध्यान रखना आपकी, अभी अभी अक्टूबर 2022 ईस्वी में समाजवादी पार्टी के लगातार तीसरी बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अखिलेश यादव साहब को नियुक्त किया गया है। अखिलेश यादव जी को, इनको नियुक्त कर लिया गया है। तो ये भी एक न्यूज है। अब देखो, उससे रिलेटेड न्यूज आपकी चर्चा में थी, तो हमने इस पर भी बात कर ली। तो अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अध्यक्ष कौन सी बार बने? तो तीसरी बार बने हैं, जो भी समझ में आ गया होगा। जनवरी 2017, फिर अक्टूबर 2017, और 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष। और अब आपकी हमारी इनकी नियुक्ति फिर 5 वर्ष के लिए लखनऊ में अधिवेशन हुआ समाजवादी पार्टी का, और अखिलेश यादव साहब को एक बार फिर इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। आपको सबको याद ही होगा कि अखिलेश यादव जो है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके रह चुके हैं, और इनका कार्यकाल आपकी 2012 से 2017 में इनका टर्म्स रहा था। एज ए चीफ मिनिस्टर आपकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इनका टर्म्स आपकी ये रहा है ना। अब देखो, जैसे इनका जिक्र चल रहा है, तो मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, जो इनके ही जीवन से रिलेटेड है। आप थोड़ा सा ध्यान से करें, क्योंकि ये तथ्य बहुत ज्यादा आते हैं कि हाल ही में इनका देहांत हुआ है, किसी क्षेत्र से संबंधित है, तो राजनीति से, ये किसके, आपकी हमारी पार्टी से संबंधित है, इन्होंने इस पार्टी की स्थापना कब करी है, तो इसलिए पूछे जाते हैं। अब आप एक और लिख लें, देखो, मुलायम सिंह यादव जी जो है, इनकी एक दूसरी पत्नी थी, है ना, और इनका नाम था साधना गुप्ता। ये इनकी दूसरी पत्नी थी। तो अभी अभी साधना गुप्ता का भी देहांत हुआ है ना, साधना गुप्ता का भी देहांत है, तो इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। साधना गुप्ता का देहांत हुआ है आपकी जुलाई 2022 ईस्वी में। इनका मेदांत हॉस्पिटल दिल्ली में आपकी इनका देहांत हुआ 62 वर्ष की आयु में, है ना। इनका देहांत लगभग 62 ईयर्स एज है, 62 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ। अब देखो, याद रखना, मुलायम सिंह यादव साहब की जो दूसरी पत्नी आपकी साधना गुप्ता, इनका पहला विवाह 1986 ईस्वी में
चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुआ था, चंद्र प्रकाश गुप्ता। लेकिन अब जल्दी क्या हुआ, मैं जल्दी से आपको एक तथ्य बता देता हूँ। 1987 में 1987 ईस्वी में इन दोनों का डिवोर्स हुआ, इन दोनों का तलाक हुआ, और उसके बाद आपकी 1987 ईस्वी में ही साधना गुप्ता की जो मुलाकात है वो मुलायम सिंह यादव साहब से हो गई थी। तो इसका मतलब 1987 1987 ईस्वी से लगातार ये लोग साथ हैं, केवल एक वर्ष आपकी हमारी इनके साथ विवाह बंधन में रही, और उसके बाद फाइनली सार्वजनिक तौर पर, इसको आप तथ्य को जरूर लिख लें, सार्वजनिक तौर पर साधना गुप्ता को पत्नी का दर्जा जो है, साधना गुप्ता जो है, इन्हें पत्नी का दर्जा जो है आपकी वो मुलायम सिंह यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव साहब ने ये 2003 ईस्वी में दिया था। 2003 ईस्वी में इन्होंने अपनी इन्हें पत्नी का दर्जा दिया। लेकिन इनकी मुलाकात काफी समय पहले से आपकी इनकी हो रही थी, 1988-87 ईस्वी से, लेकिन पहली बार एक्सेप्ट किया कि एज ए आपकी हमारी वाइफ उनकी वो 2003, क्योंकि 2003 में आपकी हमारी हुआ क्या था, 2003 ईस्वी में घटना हुई थी, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसमें कि 2003 ईस्वी में जो मुलायम सिंह साहब की पहली पत्नी रही है ना, मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी, मालती देवी यादव, मालती देवी का देहांत हुआ था। मालती देवी के ही पुत्र हैं ये जो अखिलेश यादव है ना, ये मालती देवी के ही पुत्र हैं ये वाले तो है। तो मालती देवी का निधन हुआ 2003 ईस्वी में, उसी वर्ष इन्होंने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। और आपको याद ही होगा, तो इसका मतलब आपकी मुलायम सिंह साहब के जो दो बेटे हैं ना, उनमें एक का नाम आपने पढ़ा होगा प्रतीक, है ना, प्रतीक यादव जो है, तो प्रतीक यादव जो है वो है आपकी साधना गुप्ता से इनके बेटे जो हैं, और अखिलेश यादव जो है वो मालती गुप्ता से आपकी हमारी सॉरी मालती देवी से इनके बेटे हैं। आपने अभी पढ़ा ही होगा अखबार में न्यूज में कि प्रतीक यादव साहब की जो पत्नी है अपर्णा यादव, अपर्णा यादव जो है ये बीजेपी में आपकी हमारी शामिल हुई है, अपनी राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी को छोड़कर ये किस पार्टी का हिस्सा बन गई है, ये भारतीय जनता पार्टी आपकी, वो प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव, ये इनकी संतानें हैं और ये इनकी संतानें हैं। अब देखो इनकी भी चर्चा हो गई, तो आप कैसे तथ्यों को रिलेटेड करके अगर आप पढ़ेंगे ना, तो बड़ी आपकी हमारी तथ्य निकल कर आती है, और इन तथ्यों को आप जरूर ध्यान से पढ़ा करें और मेमोराइज करा करें। अब देखो जैसे इनकी पर चर्चा चल रही थी आपकी, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि मुलायम सिंह यादव साहब का जिस दिन देहांत हुआ, यानी कि 10 अक्टूबर 2022 ईस्वी को जितना देहांत हुआ था, तो उस दिन उत्तर प्रदेश जो सरकार है ना, योगी आदित्यनाथ साहब, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनके देहांत के उपलक्ष्य में 3 दिन का शोक घोषित किया था हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश में। ये थोड़ा सा तथ्य है, इस तथ्य को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से मेमोराइज कर ले और याद कर ले इसको, है ना। अब देखो जैसे इनकी चर्चा हो रही है, तो मैं आपकी कुछ और व्यक्तियों के नाम आपको बता देता हूँ जो हाल फिलहाल में आपकी चर्चा में रहे हैं, उनको आप जल्दी से कोशिश करें कि आप उन्हें लिखें। देखो एक व्यक्ति अभी अभी हाल ही में आप लोगों ने आपकी हमारी उनका नाम सुना होगा, और इनका नाम है तुलसी ताती, तुलसी ताती आपके इनका नाम है। अब इनको जरूर लिखिए मेरे कहने से, है ना, इनको भारत में विंडमैन के नाम से जाना जाता है, ये आप जरूर लिखिए इनको विंडमैन। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि हाल ही में आपकी हमारी भारत में तुलसी ताती का देहांत हुआ है, इन्हें भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो विंडमैन। अब विंड का मतलब आपको पता ही होगा हवा यानी वायु, जिसको पवन भी कह सकते हैं। तो देखो इन्हें विंडमैन, इनका देहांत अभी अभी हुआ है 1 अक्टूबर 2022 ईस्वी को इनका देहांत हुआ है। अब देखो इन्हें विंडमैन क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत में संभवतः पहली ग्रीन एनर्जी कंपनी, संभवतः पहली ग्रीन एनर्जी कंपनी, और इस कंपनी का नाम था आपकी सुजेलान, ग्रीन एनर्जी कंपनी आपकी सुजेलान। इसकी स्थापना जो है वो 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में वो आपकी तुलसी ताती के द्वारा की गई थी, तुलसी ताती इनके द्वारा की गई 1995 ईस्वी में। अब ग्रीन एनर्जी कंपनी, ग्रीन एनर्जी का मतलब है ये वायु से आपकी हमारी बिजली को बनाने वाली, जो आपकी पवन होती है, पवन चक्की की तरह आपकी काम करने वाली एक कंपनी थी, जो पवन से वायु से आपकी विद्युत का निर्माण करती थी, तो इसलिए इसको ग्रीन एनर्जी कंपनी। और देखो ये वायु से यानी पवन से आपकी विद्युत का निर्माण करती थी, इसीलिए आपकी हमारी इनके द्वारा सुजेलान कंपनी की स्थापना 1995 ईस्वी में करने के कारण इन्हें भारत में किस नाम से जाना जाता है,
विंडमैन के नाम से जाना जाता है और इनका देहांत हुआ। अब स्विट्जरलैंड कंपनी की स्थापना 1995 में, याद रखना इसका जो मुख्यालय है आपकी वो पुणे महाराष्ट्र में। स्विट्जरलैंड कंपनी का हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय आपके कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र में। तो एक और व्यक्ति चर्चा में रहे हैं जिनको विंडमैन के नाम से जाना जाता है। आप एक और आपकी हमारी जल्दी से आप लिखें, एक और मैं बता देता हूं आप लोगों को, है ना, ये बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगर एक और की बात करें तो एक और है हमारे भारत में स्टील मैन ऑफ इंडिया। स्टील मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले, इनका नाम लिखें भैया, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले हैं आपकी जी जी ईरानी। जी जी ईरानी है आपकी श्री जमशेद टाटा, सॉरी श्री जमशेद ईरानी आपकी हमारी इनका पूरा नाम हुआ, जमशेद ईरानी। इनका भी अभी हाल ही में देहांत हुआ है, अक्टूबर 2022 ईस्वी में इनका देहांत हुआ और इनका देहांत हुआ आपकी जमशेदपुर झारखंड में। जमशेदपुर झारखंड में इनका देहांत हुआ है। अब देखो इनको क्यों कहा जाता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि स्टील मैन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा हमारे भारत में जो टाटा स्टील कंपनी है ना, उसके चेयरमैन के रूप में, उसके प्रबंध निदेशक के रूप में आपकी है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है इंग्लिश में, प्रबंध निदेशक या चेयरमैन के रूप में आपकी किसने काम करा था, ईरानी जी ने आपकी हमारी काम करा है। और इसी रीजन से काफी समय तक वो इस पद से आपके रिलेटेड रहे हैं, जुड़े हुए रहे हैं और इसीलिए आपकी इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने की संभावना होती है कि जी जी ईरानी हाल ही में आपकी देहांत हुआ, इन्हें किस नाम से जाने जाते थे, किस कंपनी से आपकी ये रिलेटेड पर्सनालिटी रहे हैं, तो किससे रिलेटेड एक पर्सनालिटी रहे हैं आपकी, ये एक स्टील कंपनी आपकी हमारी जो टाटा है उससे रिलेटेड एक, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो कुछ अगर और बारे में बात करें आपकी, देखो ये लिख लिए होंगे आपने, 3 पर्सनालिटी 4 हो गए, उसके बाद अखिलेश यादव की भी हमने बात करी है। अब अगर और तथ्यों के बारे में बात करें तो एक है आपकी निपोन गोस्वामी। निपोन गोस्वामी, इनका भी अभी हाल ही में आपकी देहांत हुआ है, अक्टूबर 2022 ईस्वी में ही इनका देहांत हुआ। और अक्टूबर 2022 ईस्वी में इनका देहांत हुआ है तो हुआ क्या है आपकी, अगर इनकी बात करें तो अक्टूबर 2022 ईस्वी में ये आपकी हमारी एक असमिया असमिया फिल्म कलाकार रहे हैं, यानी कि असमिया फिल्मों से जुड़े हुए एक अभिनेता रहे हैं। और इनका भी अभी हाल फिलहाल में आपकी हमारी क्या हुआ है भैया, देहांत हुआ है ये हमारी। तो इनको भी ध्यान रखें। तो इसका मतलब ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, आपके इंटरटेनमेंट यानी कि फिल्मों के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, फिल्म अभिनेता थे। एक और आप लिखे आपकी हमारी, एक है शेखर जोशी। शेखर जोशी आपकी हमारी, इनका भी अभी देहांत आपकी अक्टूबर 2022 ईस्वी में हुआ। और शेखर जोशी की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में इनका जो नाम रहा है वो बहुत बड़े आपकी हमारी साहित्यकारों में रहा है, बहुत बड़े आपकी लिटरेचर से रिलेटेड एक पर्सनालिटी राइटर रहे हैं। तो इनका देहांत भी आपकी हमारी अभी हाल फिलहाल में हुआ है। तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान से आपकी मेमोराइज करें और इनको भी ध्यान से आप लोग एक बार लिख जरूर लें आपकी, है ना। अब देखो अगर हम इनके जीवन से रिलेटेड आपकी हमारी तथ्यों की बात करते हैं तो जो हो भी टॉपिक आपकी चर्चा में आते हैं उन टॉपिकों पर आप लोग आपकी ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि वो टॉपिक सबसे ज्यादा एग्जामों में आपके आते हैं और इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा आपकी होती है। एक छोटी सी खबर और मैं आप लोगों को बता देता हूँ और आप इस वाली खबर पे भी आप ध्यान से बात करें और ध्यान से इन तथ्यों को आपकी लिखें। देखो इनके बारे में अगर हम बात करें तो एक और व्यक्ति है जो अभी हाल फिलहाल में जिनका देहांत हुआ है, सितंबर, आपको याद होगा सितंबर 2022 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत थी आपकी साइरस मिस्त्री। इनका भी अभी हाल फिलहाल में आपकी देहांत हुआ है, साइरस मिस्त्री, है ना। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो ये है कि साइरस मिस्त्री जो है इनके पास आयरिश नागरिकता थी। आयरिश का मतलब क्या होता है, आयरलैंड की नागरिकता इनके पास थी। जैसे हमारे भारत के इस समय बॉलीवुड अभिनेता है और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार जो है इनके पास आपकी किस देश की नागरिकता है, इनके पास आपकी हमारी नागरिकता भी है कनाडा की। तो ऐसे ही करके इनके पास नागरिकता आपकी किस देश की थी, आयरिश नागरिकता थी। अब साइरस मिस्त्री बड़े महत्वपूर्ण शख्सियत है क्योंकि आपको याद होगा इनका देहांत 4 सितंबर 2022 ईस्वी को हुआ और एज भी शायद आपकी 54 वर्ष की, 54 वर्ष की एज में इनका देहांत हुआ है। अब देखो इनके अगर हम बारे में बात करें तो आप ध्यान से लिख ले जो मैं बता रहा हूँ इनको, क्योंकि अभी केस पेंडिंग में भी है। ये आपकी अपनी कार से, मर्सिडीज इनकी कार थी और कार से आपकी अहमदाबाद से आपकी मुंबई के लिए आ रहे थे। कार से इन्होंने आपकी हमारी डिस्टेंस कवर की थी और इनकी कार मुंबई के पास में एक स्थान होता है पालघर, वहां डिवाइडर से आपकी टकरा गई, डिवाइडर।
है ना, डिवाइडर से इनकी कार टकरा गई थी और कार टकराने के दौरान इनका एक्सीडेंट हुआ और इनकी मृत्यु हुई। अब इस कार में जो इनके पास मर्सिडीज कार थी, 4 व्यक्ति सवार थे। अब आप ध्यान से आपकी हमारी मुझे सुनिए भाई, है ना। एक तो थी आपकी हमारी अनाहिता पंडोला, अनाहिता पंडोले, ये है ना, ये कार चला रही थी, ये कार चला रही थी, ये महिला है चला रही है ना, ये महिला है अनाहिता पंडोले। अब अनाहिता पंडोले के जो आपके पति है ना, वो भी इस कार में थे और इनका नाम है डेरियस पंडोले, डेरियस पंडोले, ये भी इस कार में थे। और डेरियस पंडोले के जो भाई है ना, वो इनका नाम है जहांगीर, जहांगीर, ये भी इस कार में। तो देखो याद रखना इन चारों के, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर हियरिंग हो रही है, सुनवाई हो रही है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने आरोप लगाया कि इस कार का एक्सीडेंट जो हुआ वो जानबूझकर किया गया और इसमें 2 व्यक्ति मारे गए। देखो 2 व्यक्ति जो मारे गए थे ना, उसमें आपकी एक व्यक्ति जो थे उनका नाम है आपकी साइरस मिस्त्री, जिनका इस कार दुर्घटना में देहांत हुआ। और दूसरे डेरियस पंडोले के जो भाई है ना जहांगीर, इनकी मृत्यु भी आपकी इसी कार एक्सीडेंट में हुई है। और ये जो दोनों व्यक्ति हैं ना आपके हमारे, जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, अनाहिता पंडोले और डेरियस पंडोले, ये इसमें बच गए, लेकिन इंजर्ड हुए, घायल हुए, लेकिन इन्हें आपकी हमारी बच गए थे। तो इस रीजन से आपके इनका भी नाम थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखें। और जहांगीर का नाम भी याद रखें कि हाल फिलहाल में साइरस मिस्त्री का देहांत हुआ है। ये आपकी हमारी किससे, इनके साथ कौन से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का आपकी हमारी देहांत हुआ है। तो इसलिए आपकी हमारी इनका नाम भी आप लोग थोड़ा सा मेमोराइज करें और थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो अगर इनके बारे में बात करें ना, साइरस मिस्त्री तो आप याद रखना 2012 से 2016 ईस्वी तक ये जो कंपनी है ना टाटा सन्स की, ये जरूर याद रखें, टाटा सन्स कंपनी के आपकी हमारी इन्होंने चेयरमैन के रूप में भी कार्य किया, चेयरमैन के रूप में। बाद में याद ही होगा आप लोगों को, अगर मैं इनके बारे में बताऊं, ये आपने तथ्य लिखी लिए होंगे। अगर इनके बारे में बात करें ना हम लोग आपकी साइरस मिस्त्री के बारे में, तो देखो आपकी याद ही होगा कि साइरस मिस्त्री जो है वो पल्लोनजी, पलोनजी मिस्त्री इनके बेटे हैं, ये वाले इनके बेटे थे आपके साइरस मिस्त्री जो है ना, इनके बेटे थे साइरस मिस्त्री जो है। तो इनका भी देहांत अभी अभी हुआ था, इनका भी देहांत आपकी जून 2022 ईस्वी में हुआ था आपकी। तो ये भी, तो इसका मतलब ये दोनों के क्षेत्र से रिलेटेड है, ये आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति है, व्यवसायी थे आपके, उससे रिलेटेड है। अब पलोनजी मिस्त्री जो है इनके टाटा कंपनी के साथ बड़े अच्छे संबंध थे और इसी रीजन से साइरस मिस्त्री को 2012 से 2016 तक इसका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन हुआ क्या था, 2016 ईस्वी में टाटा सन्स कंपनी के साथ इनके संबंध जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गए थे और इस रीजन से आपको याद होगा 2016 ईस्वी में रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स कंपनी के चेयरमैन पद से हटा दिया था। टाटा मिस्त्री को इन्हें आपकी 2016 ईस्वी में टाटा कंपनी के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। तो उसके बाद इनके भी संबंध भी कुछ खराब हुए थे। तो पलोनी मिस्त्री का और टाटा रतन टाटा साहब के इनके संबंध, और उसी की बदौलत आपकी साइरस मिस्त्री आपकी चेयरपर्सन बनी थी टाटा सन्स के, लेकिन केवल 4 साल रहे। उसके बाद ये केस आपकी सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहां फाइनली आपके डिसाइड हुआ था। तो इस रीजन से बहुत ज्यादा चर्चा में इन आपकी हमारी, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से करें और इसे भी आप ध्यान रखें, है ना। अब कुछ आपकी हमारी चीजें, जो कुछ तथ्य हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इन्हें ध्यान से आप सुन लें, ठीक है। एक अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर, तो देखो ध्यान रखना आपकी, यहाँ अगर हम बात करें तो कुछ किताब जो है वो मैं बता रहा हूँ जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही है। और इस किताब का नाम है द डोल्फिन, द डोल्फिन एंड द शार्क, एक किताब लिखी गई है एंड द शार्क, और ये किताब लिखी है आपकी नामिता थापर, नामिता थापर, इस किताब को आप लिख लें, ठीक है। नामिता थापर के द्वारा ये किताब लिखी गई है। एक किताब और लिखी है आपकी हमारी, ए गर्ल इन रूम 105, ये किताब लिखी गई है और ये किताब लिखी है आपकी चेतन भगत। इस किताब को आप लिखें क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा किताबें जो होती है वो मालूम की जाती है ना। एक किताब और लिख लें आप, वन अरेंज्ड मर्डर, इस किताब को आप लिख लें, ये भी चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है ना। एक किताब और लिख लें, अंबेडकर 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 ए लाइफ, इस किताब को और लिख लें। और ये किताब लिखी है आपके शशि थरूर के द्वारा, शशि थरूर, इन्होंने इस किताब की रचना करी है ना।
एक और लिख लें आपके हमारी, और इस किताब का नाम है लिविंग फाउंटेन। लिविंग फाउंटेन, इस किताब को आप लिख लें। और लिविंग फाउंटेन आपकी किताब लिखी है अमिताभ घोष ने, अमिताभ घोष, ये किताब इन्होंने लिखी। ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। एक और किताबें आप लिख लें क्योंकि हाल फिलहाल में अभी, और आप देखते हो एग्जाम में जरूर आती हैं। एक किताब और लिख लें आपकी, कंट्री कंट्री कोल्ड चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, है ना। इस किताब को लिखा आपकी दीप्ति नवल के द्वारा, दीप्ति नवल, इन्होंने इस किताब को लिखा है ना। एक किताब और लिख लें आपकी हमारी, और इस किताब का नाम है इक्वल यट डिफरेंस, इक्वल यट डिफरेंस। इस किताब को आप और लिख लें आपकी। और इक्वल यट डिफरेंस जो किताब है, ये किताब लिखी गई है आपकी अनीता भागल के द्वारा, अनीता भागल, इन्होंने इस किताब की रचना करी है आपकी, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ किताबें हैं जो हाल फिलहाल में, और कुछ आपकी हमारी व्यक्ति चर्चा में रहे हैं जिनकी आपकी हमारी हमने बात करी है। तो इस वाली बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। और कुछ तथ्य जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ना, उन तथ्यों पर आप लोग थोड़ा सा बात करा करें, मेमोराइज करा करें। और कृपया कोशिश करें कि जहां से जो भी टॉपिक चर्चा में है, उन टॉपिकों पर मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि उन्हीं टॉपिकों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और बात करते रहेंगे। तो उन वाले तथ्यों और टॉपिकों को आप पढ़ते रहें और देखते रहें, मेमोराइज करते रहें। और मैं कोशिश इसी बात की कर रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी आपकी हमारी इसको ध्यान रखें। मैं एक तथ्य और बता देता हूँ जो आप लोगों को आपकी समझ में आ जाएगा, शायद इसी से रिलेटेड है आपकी, इसको भी लिख लेना है। सारी किताबें जो बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके आने की संभावना सबसे ज्यादा एग्जामों में। एक व्यक्ति का नाम और मुझे याद आ गया, अभी हाल फिलहाल में लालू प्रसाद यादव भी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक पार्टी है ना, इनकी राजनीतिक पार्टी, इनकी राजनीतिक अगर पार्टी की बात करें तो उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, है ना। राष्ट्रीय जनता दल के लगातार 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो लालू प्रसाद यादव को चुना गया है। आरजेडी की अगर स्थापना की बात करें तो आप लिख लेना, आरजेडी की स्थापना आपकी 1997 में 1997 ईस्वी में की गई थी आपकी। तो लालू प्रसाद यादव भी अभी लगातार 12वीं बार आरजेडी के आपके अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो कुछ न्यूज़ें चर्चा में जो हाल फिलहाल में हमने उन न्यूज़ों से रिलेटेड आपकी सभी तथ्यों पर बात करिए, कृपया करके आप जरूर मेमोराइज करें क्योंकि इनके आने की संभावना ऑनलाइन मेथड के क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा होती है। और इन्हीं महत्वपूर्ण खबरों और इसी से संबंधित न्यूज़ों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। और जो भी सब्जेक्ट ये टॉपिक चर्चा में आता है डिटेल में हम बात करें, आप उन्हें समझें और मेमोराइज करें। इन्हीं तथ्यों के साथ हम लगातार आपसे मुलाकात करते रहेंगे। कल तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, बने रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और कोशिश करें बताने की किस प्रकार आपकी एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार एजुकेशन से हम लोग अच्छी तरीके से उसे हासिल कर सकते हैं और एग्जाम क्वालिफाई